बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं बेटा? सब लोग ठीक हैं? अच्छा जी, हम सोशल साइकोलॉजी को पढ़ रहे हैं। सोशल साइकोलॉजी का सिलेबस मज़ीद आपको भी ग्रुप में शेयर भी कर दिया जाएगा। सोशल साइकोलॉजी में लास्ट लेक्चर में हमने जो चीज़ पढ़ी थी उसको बेटा बोलते हैं दूसरों की हेल्प करना, या उसको अल्ट्रुइज्म बोलते हैं। हमने देखा कि किस तरह से हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, एक ऐसे तरीके से हेल्प करना कि जिसमें आपका कोई अपना फ़ायदा ना हो, या आप ये सोच के दूसरों की हेल्प नहीं करें कि फ्यूचर में वो भी आपकी हेल्प करेंगे। तो ये कहलाता है अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म की फिर हमने काज़िज़ पढ़ी कि हम दूसरों की हेल्प क्यों करते हैं। उसके बाद हमने फैक्टर्स देखे कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको दूसरों की हेल्प करने में मोटिवेट करते हैं, और कौन कौन से ऐसे हैं जिससे आप दूसरों की हेल्प नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेटा हमने डिस्कस की हैं। मज़ीद इनको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। अल्ट्रुइज्म क्या है? अल्ट्रुइज्म जो है एक ऐसा बिहेवियर है जो कि किसी इंसान की, इवन के जानवर की जो वेलफेयर है उसको बढ़ाने के लिए किया जाता है। ख़ास तौर पे वो एक्शन जो कि डायरेक्ट रिवार्ड नहीं देते। इसी टॉपिक को ही हम आगे लेके चलेंगे। इसमें हमने रेसिप्रोकल अल्ट्रुइज्म पढ़ा, जिसमें हमने ये देखा कि कुछ लोग दूसरे लोगों की इसलिए भी हेल्प करते हैं कि जब हमारी बारी आएगी तो वो भी हमें हेल्प करेंगे। तो ये रेसिप्रोकल अल्ट्रुइज्म। फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्म है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्म जो है वो ये है कि वो हमें ये बताता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए दूसरों की हु नीड असिस्टेंट, जिनको हमारी ज़रूरत है, इवन विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर पे बैक, यहाँ तक कि फ्यूचर में किसी चीज़ के रिवार्ड की ज़रूरत की जो है परवाह किए बगैर। रीजंस फॉर अल्ट्रुइज्म देखें, बायोलॉजिकल रीजंस भी हो सकती हैं, न्यूरोलॉजिकल रीजंस भी हो सकती हैं, सोशल नॉर्म्स भी हो सकते हैं, कॉग्निटिव रीजंस भी, एम्पैथी, ठीक है ना। या ये भी हो सकता है कि हमारी जो नेगेटिव फीलिंग्स है वो कम हो, ठीक है। तो ये कुछ काजेज़ थी। फिर हमने वेरिएबल्स देखे जिनकी वजह से आपका अल्ट्रुइज्म जो है वो ज़्यादा होता है, जिसमें पॉजिटिव मूड देखा, टाइम देखा, सिमिलैरिटी देखी, गिल्ट देखा, एम्पैथी, ठीक है ना, बेनिफिट्स, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखी, सेल्फ प्रेजेंटेशन देखी हमने। आज जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है कुछ ऐसे फैक्टर्स जिनकी वजह से आपका जो अल्ट्रुइज्म है या दूसरे लोगों की जो आप हेल्प करते हैं वो कम हो जाएगी। इस चीज़ को आज बेटा हमने डिस्कस करना है। इसमें बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं, तो उसमें जो मेन चीज़ है वो चंद एक हैं। वो कौन कौन सी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है जी। अब सबसे पहले जो फैक्टर इन्वॉल्व है जो कि अल्ट्रुइज्म को कम कर देता है वो है बायस्टैंडर इफेक्ट। बायस्टैंडर इफेक्ट क्या है? असल में बायस्टैंडर इफेक्ट जो है वो स्टैंड बाय इफेक्ट से ही निकला है। स्टैंड बाय बेटा किसको कहते हैं? स्टैंड बाय से मुराद ये होता है कि अगर एक चीज़ काम कर रही है तो उसकी रिप्लेसमेंट में एक दूसरी चीज़ आपके पास मौजूद हो, तैयार हो, बिल्कुल 100% ओके खड़ी हो, कि जैसे इशारा दिया तो चल पड़ी। जैसे आप अक्सर टीवी, एसी वगैरह स्टैंड बाय पे रखते हैं कि जैसे ही आपने जनाब उसको ओके किया तो वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपका अगर क्रिकेट देखते होंगे तो उसमें भी एक दो प्लेयर वो स्टैंड बाय पे रखते हैं, जिसको हम बैकअप भी कह सकते हैं। तो बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट से क्या मुराद है? स्टैंड खड़ा होना, बाय का मतलब साथ, के साथ कोई और खड़ा है। बाय का मतलब है साथ, स्टैंडर्ड का मतलब है स्टैंड खड़ा, बाय स्टैंडर्ड साथ खड़े होने वाले का असर। ओके हो गया। बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट रेफर्स टू द रिड्यूस्ड लाइक्लीहुड ऑफ पीपल ऑफरिंग असिस्टेंट एज अ नंबर ऑफ बाय स्टैंडर्ड इंक्रीजेस।
बायस्टैंडर इफेक्ट रेफर्स, बायस्टैंडर इफेक्ट ये बताता है रिड्यूस्ड लाइवलीहुड ऑफ द पीपल, कि लोगों की, जो लोगों को पसंद करने की जो ख्वाहिश है वो कम हो जाती है। ऑफरिंग असिस्टेंट एज अ नंबर ऑफ बायस्टैंडर इंक्रीजेस। देखें बेटा, ये बड़ी अहम बात है, ये डेफिनेशन ज़रा इसमें मैं आपको बताता हूँ। सीधे सीधे लफ्ज़ों में इसका मतलब ये बनता है कि लोग ये सोचते हैं कि इसकी मदद करने के लिए जो हमारे साथ लोग हैं वो खड़े हैं, अगर मैं मदद नहीं करूँगा तो वो साथ वाला कर देगा। तो इससे क्या होता है, वो सोचता रहता है कि ये करेगा, ये सोचता रहता है कि वो करेगा, इस तरह से दोनों ही नहीं करते, तो अल्ट्रुइज्म जो है वो कम हो जाता है। बायस्टैंडर इफेक्ट रेफर्स टू रिड्यूस लाइवलीहुड ऑफ द पीपल ऑफरिंग असिस्टेंट एज अ नंबर ऑफ बायस्टैंडर इंक्रीजिंग। तो जैसे जैसे हेल्प करने वालों की तादाद ज़्यादा होती जाएगी तो बायस्टैंडर इफेक्ट भी ज़्यादा होता जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा, सपोज आप रोड पे जा रहे हैं, वहाँ पे रोड चल रहा है, बहुत गहमा गहमी है, और कोई एक शख्स अगर आपको हेल्प के लिए कहता है तो आप इस तरह उसकी हेल्प ये सोच के नहीं करते कि भाई मेरे पीछे जो आने वाला है वो उसकी हेल्प कर देगा, मैं तो पहले कॉलेज से लेट हूँ 5 मिनट, तो मैं रुकूंगा, इसको छोड़ूंगा, मुझे और ज़्यादा देर हो जाएगी, अच्छा मेरे पीछे जो आ रहा है हो सकता है वो इसको हेल्प देते। तो दिस इज़ कॉल्ड द बायस्टैंडर इफेक्ट, कि हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ जो और लोग खड़े हैं वो इसकी हेल्प करेंगे, मैं ना करूँ, वो लोग इसकी हेल्प कर देंगे, कोई बात नहीं, कोई ना कोई इसकी हेल्प कर देगा, तो वो कोई ना कोई के चक्कर में कोई भी नहीं करता। इसकी एग्ज़ाम्पल जो आपकी बुक में दी गई है वो बड़ी अच्छी एग्ज़ाम्पल है। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली टॉटेड एग्जाम्पल ऑफ बायस्टैंडर इफेक्ट इज़ द केस ऑफ किटी जिनोवेस। किटी जिनोवेस जो है एक लेडी है जिसका कत्ल हो गया था 13 मार्च 1964 में, 28 साल की लड़की थी किटी जिनोवेस। और किटी जिनोवेस वाज मर्डर्ड विद इन अ फ्यू यार्ड्स ऑफ हर अपार्टमेंट, अपने अपार्टमेंट से कुछ कदम के फासले पर उसका कत्ल किया गया बिल्डिंग के, न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में, आफ्टर द वायलेंट फाइट विद हिज किलर इन विच ही स्ट्रगल्ड एंड स्टैम्प्ड। तो उसने ऐसी उसका डेथ नहीं हुई, मतलब कि उसका कत्ल ऐसे ही आसानी से नहीं हुआ, बल्कि उसने अपने कातिल के साथ फाइट की, उसको मारा पीटा, उसके साथ कुश्ती की, लड़ती झगड़ती रह गई है, ठीक है ना, और एट द एंड उसने फिर उसको मार दिया। अब इसी असना में जाहिर बात है वो एकदम से तो नहीं मरी, वो तो अपने जो कातिल है उसके साथ बहुत ज़्यादा उसने फ़ाइट की, ठीक है ना, स्ट्रगल की, शोर मचाया, सब कुछ किया, लेकिन क्या हुआ, एट द एंड उसका कत्ल हो गया। अब जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, लोगों से जो हमसे आए थे कि भाई आप लोग बताएं कि कैसे कत्ल हुआ, तो दे रिपोर्टेड दैट 38 ऑफ हर नेबर्स हियर्ड, 38 लोगों ने उसकी आवाज़ें सुनी, चीखो पुकार सुनी, कोई एक भी नहीं आया। हेard द साउंड ऑफ हर फाइट, नन हैड इंटरवेंट, एंड द ओनली वन हैड कॉल्ड द पुलिस। उस 38 लोगों में से किसी ने भी बाहर निकल के देखने की जहमत नहीं की कि जनाब एक लड़की जो है वो चीख रही है, चिल्ला रही है, हेल्प के लिए पुकार रही है कि हम इसकी हेल्प कर दें। तो इस चीज़ को हम क्या कंसिडर करते हैं, ये है बायस्टैंडर इफेक्ट। हर किसी ने यही कहा कि भाई मैं तो जनाब ब्लैंकेट में छुपा हुआ, सर्दी बहुत है, बस छुप जाओ अंदर, कोई और बाहर से इसकी हेल्प कर देगा। साथ वाले ने भी यही कह दिया, साथ वाले ने भी, और इस तरह कर करके जो बायस्टैंडर की तादाद जैसे जैसे ज़्यादा हुई तो जो अल्ट्रुइज्म है वो कम हो गई। किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं की सिवाय एक शख्स के जिसने पुलिस को कॉल की, किसी ने इवन के पुलिस को कॉल भी नहीं की। तो ये एक एग्जांपल है बायस्टैंडर इफेक्ट की जो आपकी बुक में मेंशन की हुई है। मतलब कि बायस्टैंडर इफेक्ट से मुराद यही है बेटा कि हम ये सोचते हैं कि जो साथ है हमारे वो इसकी हेल्प कर देगा, और वो सोचता है कि ये इसकी हेल्प कर देगा, इस तरह ले दे के एट द एंड क्या होता है कि कोई बंदा भी उस बंदे की हेल्प नहीं करता। तो दिस इज कॉल्ड द बायस्टैंडर इफेक्ट। तो ये एक फैक्टर है जिससे अल्ट्रुइज्म जो है वो कम होता है। उसके बाद अगला आ जाएगा प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस। प्लूरल किसको कहते हैं, जमा को। सो प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस क्या है, दिस टेंडेंसी ऑफ इंडिविजुअल
to incorrectly assume. This tendency of an individuals to incorrectly assume that others in the group believe something when it is not the case is called the pluralistic ignorance and considered one of the explanations for the bystander effect. So बायस्टैंडर इफेक्ट की ही ये एक्सप्लेनेशन है, मतलब कि उससे मिलती जुलती है लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट है। उसमें बायस्टैंडर इफेक्ट था, ये इग्नोरेंस है। वो इफेक्ट है, ये इग्नोरेंस है। इफेक्ट और इग्नोरेंस में बड़ा फ़र्क है। इग्नोरेंस की हम बात करते हैं क्योंकि बायस्टैंडर इफेक्ट हमने देख लिया। इग्नोरेंस से मुराद होता है बेटा इग्नोर करना, जिसको हम आम ज़ुबान में उर्दू में जो है हम कहते हैं लापरवाही। प्लूरल कहते हैं जमा को, तो ज़्यादा लोगों के जमा होने से लापरवाही होना, ज़्यादा लोगों के जमा होने से लापरवाही होना। एक चीज़ ये है कि पता है, जानबूझ के उसकी हेल्प नहीं की, और एक ये है कि पता ही नहीं चला, बस ज़्यादा लोग थे किसी ने गौर ही नहीं किया। तो जो पता ही नहीं चला, गौर ही नहीं किया, वो है प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस। और जो जानबूझ के नहीं किया कि चलो दूसरा कोई कर देगा, वो है बायस्टैंडर इफेक्ट। तो इन दोनों में ये फ़र्क है। फर्स्ट स्टेप इन दिस मॉडल इज़ नोटिसिंग द इवेंट। इस मॉडल में पहला जो इवेंट है वो क्या है कि आपने नोटिस करना है। यू मे नॉट notice a swimmer struggling in the water at the crowded beach. It would be hard to notice the person if you were alone on the beach. तो ये बात समझ आई। वो कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स पानी में तैरता तैरता डूब रहा हो किसी नदी के किनारे पे, तो अगर उस नदी के किनारे पे बहुत ज़्यादा लोग नहा रहे होंगे तो हो सकता है कि उनमें से कोई भी बंदा उसकी तरफ तवज्जो ही ना करे कि ये डूब गया है। अगर सिर्फ वहाँ पर एक शख्स होगा तो जाहिर बात है उसका ध्यान उसी शख्स के ऊपर ही होगा, तो वो अगर डूबेगा तो वो शख्स उसकी हेल्प के लिए जो है वो चला जाएगा। तो ये जो वजह है इसको हम कहते हैं प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस। इवन इफ वी नोटिस द सिचुएशन वी माइट नॉट इंटरप्रेट एदर इट इज़ एन इमरजेंसी या नहीं, देयर मे बी अनदर एक्सप्लेनेशन। वो कहते हैं अगरचे हमने देख भी लिया तो फिर भी इतने ज़्यादा लोगों में हम बस इस चीज़ को कंसीडर नहीं करते कि जनाब ये एमरजेंसी है, हम ये उसको नॉर्मली कंसीडर कर लेंगे। तो इसकी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं। मैं अपनी लाइफ में भी एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि एक दफ़ा ऐसे हुआ, उधर हमारे सिटी के अंदर के जो गल्ला मंडी है वहाँ से दिन के टाइम एक पूरा ट्रक जो है वो बोरियों से भरा हुआ चोरी हो गया। कैसे भला? अब जो ट्रक था वो आ गया मंडी के अंदर, जारी बात है मंडी के अंदर ट्रक तो आते जाते ही रहते हैं। तो हुआ क्या कि जो मज़दूर थे उन्होंने गोदाम से बोरियां उठा के ट्रक में लादना शुरू कर दी, और जब कोई आता था तो फिर वो ट्रक से उतार के दुकान में या गोदाम में रखते थे, और जब वहाँ पे कोई नहीं होता तो उस वक्त गोदाम से उठा के ट्रक में रखते जाते। अब किसी ने इस चीज़ के ऊपर तवज्जो नहीं की क्योंकि उनका ये वहमो गुमान ही नहीं था कि दिन के टाइम मंडी में जनाब ये कार्रवाई भी हो सकती है। तो इस तरह क्या हुआ कि दिन के टाइम जनाब उन्होंने मंडी से सारा सामान लोड किया, सामान लोड करने के बाद वो चले गए। तो बाद में पता चला कि जनाब साहब ये तो दिन में कार्रवाई हुई है। तो अब क्या था, ये है बेटा प्लूरलिस्टिक इग्नोर किया सब ने, उन्होंने तवज्जो नहीं की कि जनाब ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा रोज़ भी ट्रक आते हैं, आज भी आए हैं, चलो खैर है। तो ये बेटा एग्जांपल है प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस की। इसमें भी ऐसे हो सकता है कि हम दूसरे लोगों की मौजूदगी में जो हेल्प करनी होती है किसी की वो हम नहीं करते क्योंकि हम ये समझते हैं, बल्कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन है या नहीं है। तो ये एक मॉडल है जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले आपने नोटिस करना है किसी भी सिचुएशन को। अगर नहीं नोटिस किया तो आप हेल्प नहीं कर पाएंगे, नोटिस कर लिया है तो आगे चलें। डिफाइनिंग द सिचुएशन एज एन एमरजेंसी, आपने फिर उस सिचुएशन को अच्छे से देखकर जब आपको पता चल गया कि वहाँ इमरजेंसी है तो आपने डिफ़ाइन करना है कि यहाँ पे इमरजेंसी है। नहीं डिफ़ाइन किया तो भी आप हेल्प नहीं कर पाओगे। चलो जी डिफ़ाइन कर ली, डिफ़ाइन कर लिया तो फिर ये सोचना कि क्या ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस बंदे की हेल्प करना या किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
तो जब पता चल गया कि किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो फिर भी हेल्प नहीं हो सकती। अगर पता चल गया कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिर आप दूसरे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो ये देखें, ये एक मॉडल है जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने किसी भी सिचुएशन को नोट किया, नहीं किया तो बहुत अच्छे, अगर कर लिया है तो उस सिचुएशन को इमरजेंसी कंसीडर करें। इमरजेंसी कंसीडर करने के बाद क्या करना है, आपने ये सोचना है कि क्या ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी कि नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक मॉडल है, इसमें आप जो है ये देख सकते हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ जिससे अल्ट्रुइज्म कम होता है वो है डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटा डिफ्यूजन किसको कहते हैं? डिफ्यूज कर जाना। घर में आप ये देखें कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो कि घर में बड़े भी होते हैं लेकिन वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से कासिर होते हैं या जानबूझ के उठाना ही नहीं चाहते। तो ये क्या कहलाता है? डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखें, अगर आप घर में बड़े हैं, आपसे कोई बहन वगैरह भाई वगैरह नहीं बड़ा, तो आपके ऊपर ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको कंसीडर करें। अब फर्ज करें diffusion of responsibility occurs when we assume that the others will take on the responsibility that we do not need to take action themselves। तो इसमें आप देखें कि हमने ये सोचा कि आपके जो बड़े हैं वो मौजूद हैं घर में। मैं घर की मिसाल देता हूँ कि घर में जो बड़े हैं ना वो मौजूद हैं। अगर तो घर में बड़े मौजूद हैं और हम ये सोच रहे हैं कि जनाब अभी तो मैं छोटा हूँ, मैं तो अभी तो मैंने कमाया भी कुछ नहीं, तो ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखें, डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकर्स व्हेन कब when we assume that the others will take the responsibility and that we do not need to wait। तो ये है बेटा डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें देखें, इवन इफ वी हैव नोटिस द इमरजेंसी एंड हैव इंटरप्रेटेड इट इज एन इमरजेंसी, तो मैक्सिमम क्या होगा कि अगर हमें पता चल भी जाए तो फिर हम क्या कर सकते हैं। देखें ज़रा, इसमें देखें, व्हेन अदर्स आर प्रेजेंट, जब दूसरे लोग कायम हैं, तो when others are present it is easier for us to assume that the other will help and we do not need to do anything। हमें किसी चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे लोग इसकी हेल्प कर दें। ये है प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस। तो इसकी भी बड़ी सारी एग्जांपल्स हैं। घरों में आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहन भाई ये बड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उस चीज़ को, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को गेन ही नहीं कर रहे होते। देखिए ना, डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकर्स व्हेन वी अज्यूम दैट अदर विल टेक ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ये दूसरे लोगों की जिम्मेदारी है, मेरी नहीं है। एंड वी डू नॉट टेक या नीड टू टेक द एक्शंस देमसेल्व्स। आप खुद से आपने कुछ नहीं किया लेकिन लोगों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो ये जो है ये कहलाता है डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिफ्यूजन का आमतौर पर लफ्ज़ी मतलब होता है हल होना, जहाँ डिज़ॉल्व हो जाना। तो डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, अब घरों में कुछ लोगों को आपने देखा होगा वो ऐसे खुड्डी वगैरह में सोए हुए होते हैं और फिर वहीं से उठ के आ जाते हैं। अब बेटा उनका क्या हिसाब किताब है? उन्होंने ना नहाना ना बाल बनाने, जैसे तैसे सोए थे, जूता भी नहीं होता उनके पास, जैसे तैसे उठे। ठीक है ना, तो ये कहलाता है डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ़र्ज़ करें आप घर में बड़े हैं, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि घर का राशन पूरा करना, फलां चीज़ ले आओ, फलां चीज़ ले आओ। अगर आपके पास वो चीज़ अवेलेबल नहीं तो फिर जाहिर बात है बेटा, ठीक है, लेकिन अगर चीज़ वो आपके पास अवेलेबल भी है लेकिन ढीठ हो जाना, जिसको आम ज़बान में मैंने कहा था, ये क्या कहलाएगा? प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस। और उसके बाद डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी।
कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को गेन नहीं करना, मतलब कि जो जिम्मेदारी डाली गई है उस जिम्मेदारी से आंखें चुराना, ये है द फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बेटा एग्जांपल है उसी लड़की की जिसका मर्डर हुआ था। तो आज हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं। बायस्टैंडर इफेक्ट, जिसमें हमने देखा कि हम ये समझते हैं कि जो साथ हमारे लोग हैं वो हेल्प कर देंगे। प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस में किसी ने भी तवज्जो ही नहीं की। और द फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये है कि हमने ये देख सोच के जनाब साहब हर चीज़ की समझ बूझ भी है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे किसी चीज़ की भी, बस ये कहलाता है द फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अक्सर घरों में बेटा आपने देखा होगा बेचारे जो चाइल्ड लेबर हैं, किसी से आप पूछें, उसने कहा आप किसी से पूछे कि आपके अब्बू हैं, कहेंगे हाँ। क्या करते हैं जी? कुछ नहीं करते, सारा दिन बैठे रहते घर। वो क्या है? डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप हैं जैसे स्टूडेंट हैं, मैंने अब लेक्चर दे दिया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे सुनना, अच्छे तरीके से सुनना, समझना, हर चीज़ करना। अगर आप नहीं कर रहे इस चीज़ को तो ये आपकी डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाए। इसी तरह से लोग दूसरे लोगों की हेल्प भी नहीं करते क्योंकि वो इस चीज़ को जिम्मेदारी कंसीडर नहीं करते। ये बेटा कुछ फैक्टर्स थे जो कि ऑल्टोजन के ऊपर इफेक्ट हो रहे थे। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई। तो अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो काइंडली आप मुझे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।